अपनी बात केंद्रित करूँ। शायद स्टूडेंट्स को जो मीडिया के स्टूडेंट हैं या सोशल साइंसेज के स्टूडेंट हैं उनसे भी एक संवाद उस पर मिल सकता है। एनडीटीवी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कुछ सब पढ़ चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बताई दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि हर देश में आमतौर पे प्रेस फ्रीडम भी बहुत मजबूत होती है, ज़्यादा प्रौढ़ होती है, ज़्यादा जीवंत होती है जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हो, जीवंत हो और उसकी जो धारा है वो उसमें प्रवाह हो। इसलिए जब कभी कोई प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स जारी होता है, आप देखते हैं हर साल एक संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो हर साल एक इंडेक्स जारी करती है काफ़ी वर्षों से, और उसमें दुनिया के 180 मुल्कों की लिस्ट होती है कि 180 मुल्क जो हैं वो प्रेस फ्रीडम के इस सूचकांक में कहाँ खड़े। तो उसमें भारत की जो स्थिति होती है, जो एक महान डेमोक्रेसी है, दुनिया का बड़ा डेमोक्रेसी है, हम सब मानते हैं, बहुत गर्व करते हैं, उसकी स्थिति 180 मुल्कों में 130 से लेकर 136 के बीच में होती है। इन दिनों जब हम बात कर रहे हैं तो हम 180 मुल्कों में 136वें स्थान पर हैं, और हमसे बेहतर स्थिति में ऐसे मुल्क हैं जहां गृहयुद्ध की स्थिति है, जहां कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। अभी हमारे मुल्क के जो बड़े ओहदेदार हैं, बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर जोन लाइक सिचुएशन कश्मीर में है। वो स्वयं कहते हैं कि वो युद्ध स्थल बना हुआ है कश्मीर। लेकिन मैं तो देखता हूं कि बहुत सारे मुल्क दुनिया के जहां युद्ध जैसी परिस्थितियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, वहां भी प्रेस फ्रीडम अपने मुल्क से ज्यादा बेहतर है। तो आखिर क्यों है? एक तो ये प्रश्न उठता है। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी मजबूत है, जहां डेमोक्रेसी का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक बेस मजबूत है, वहां प्रेस फ्रीडम भी बेहतर स्थिति में है। और आप लोग उसमें बहुत सारे होंगे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे, आप जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे पूरी दुनिया को बदल डाला। यूरोप को तो बदला ही, उसने पूरी दुनिया में इम्पैक्ट डाला, यहाँ तक कि भारत के फ्रीडम स्ट्रगल पर भी एक सीमा तक उसका प्रभाव पड़ा। बहुत सारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो नारे थे, उन नारों से, उन स्लोगन से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लोग प्रभावित हुए। तो मेरा ये कहना है कि हमारे, अब जैसे आप देखिए प्रेस फ्रीडम में आज सबसे ऊपर के मुल्क कौन है? वो आमतौर पे यूरोप के पूंजीवादी लोकतंत्र हैं, जिनको आप अपने मार्क्सिस्ट जार्गन में बूर्जुआ डेमोक्रेसी कहते हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये मुल्क सबसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन अपने मुल्क में जो आज हालात हैं 136वें स्थान पर, ये अब सडन नहीं हो गया है। ये बिल्कुल सही है जो थानवी साहब ने कहा कि आज हालात इतने खराब हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इस मुल्क में एक विशाल कुआं खोद दिया गया है और उस कुएं में पानी है और पानी में भांग पड़ी हुई है, कि कोई समझने को तैयार नहीं है। जैसे लगता है कि सभी नशे में है कि ये क्या हो रहा है। कोई उसको बदलने की कोशिश में जो लोग हैं, उनकी बात को बहुत कन्विंसिंग ढंग से या तो नहीं ले जाया जा रहा है या लोग समझने को तैयार नहीं है। तो ये जो हालात हैं अपने मुल्क में, मैं नहीं समझता कि ये ऑल ऑफ सडन पैदा हो गए हैं, 2014 से केवल पैदा हो गए। 2014 में हालात बहुत खराब हो गए, 2014 के बाद। लेकिन इसके पहले अपने देश में जब जनतंत्र का सूर्योदय हो रहा था, यानी आज़ादी की लड़ाई हमने जीती थी, हम आज़ाद मुल्क हुए थे, तब भी अगर देखा जाए हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम का क्या पर्सपेक्टिव था, प्रेस फ्रीडम की क्या स्थिति थी। 1953 पहला मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, एक अगर हिस्टोरिकल ढंग से देखा जाए चीज़ों को। 1953 में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई जनतंत्र का सूर्योदय था, और उसके पहले भारत के संविधान को अपने मुल्क के लोगों को सौंपने से पहले जब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत संविधान हम देश की जनता को सौंप रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि एक आदमी एक वोट का ये जो सिद्धांत इसमें निहित है, वह तब तक कारगर नहीं होगा जब तक अपने मुल्क में हम समानता आर्थिक सामाजिक स्तर पर नहीं लाते, आर्थिक स्तर पर नहीं लाते। अगर ये स्थितियां नहीं बदली जाएंगी तो भविष्य में
जनतंत्र की इस बुनियाद के खिलाफ, जो नकली बुनियाद होगी उनके शब्दों में, मैंने वो जो कहना चाहते थे, भले ही एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल न किया हो, इसके खिलाफ लोग खड़े होंगे, ये अंबेडकर ने कहा था। लेकिन 1953 में जब हमें लगता है कि लोग जो भी लोग सत्ता संरचना में थे, सोशल स्ट्रक्चर जो हमारा था, उसको जिस तरह से देखा जा रहा था, उसके बरक्स जो राजनीतिक धाराएं उभर रही थी, उसमें देखा गया कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा राजनेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जिसने आजाद भारत में पहला वो नेता था, पहली उसकी सरकार थी जिसने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। और लैंड रिफॉर्म्स केवल एक इकोनॉमिक एजेंडा नहीं था, उसने जम्मू कश्मीर की पूरी समाज व्यवस्था को, राजनीति को, अर्थतंत्र को उसने बदल कर रख डाला। और 1953 में जब वो प्रधानमंत्री थे सूबे के, जम्मू कश्मीर के वजीर आजम, आप सब जानते हैं उन दिनों प्रधानमंत्री प्रीमियर होते थे जम्मू कश्मीर के संविधान के मुताबिक, उनकी सरकार को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उनकी सरकार को बाकायदे बर्खास्त कर दिया गया, और यही नहीं, उनको जेल भेज दिया गया। इस घटना पर भारतीय मीडिया का क्या कवरेज था? जब मैं कश्मीर पर काम कर रहा था तो आपको ताजुब होगा, उस वक्त के जो मैंने अखबार देखे, और बार बार मैं इसको कह रहा हूं कि जनतंत्र का सूर्योदय, भारत में तब जनतंत्र सूर्योदय हो रहा था, तब 2014 घटित नहीं हुआ था, तब 2002 भी घटित नहीं हुआ था। उस वक्त भारत के मीडिया का बड़ा हिस्सा दिल्ली द्वारा जो इनिशिएट किया गया कदम था उसके पक्ष में बोल रहा था। वो ये कह रहा था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को अलग मुल्क बनाना चाहता है, लिहाजा केंद्र सरकार ने जो काम किया है वो बहुत सही किया है। और वहां पर जो हिंदुवादी लॉबी थी, प्रजा परिषद आंदोलन जो चला रही थी एक दौर में, वो कांग्रेस के अंदर की जो लैंडलॉर्ड लॉबी थी, वो सब मिल गए थे और सब ने एक तरह से जम्मू कश्मीर के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ एक तरह से जिहाद बोल दिया था। और उनको इस तरह से मैं हमेशा देखता हूं कि उस दौर में भी और आज के भी दौर में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या ये रही है कि उसमें हमेशा एक भाजपा मौजूद रही है। कांग्रेस के अंदर एक जनसंघ, एक हिंदूवाद, एक हिंदू सभा, एक हिंदू महासभा हमेशा मौजूद रही है। और जम्मू कश्मीर में जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें भी कांग्रेस और हिंदूवादी ताकतों ने मिलकर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बदनाम किया कि वो कश्मीर को अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर अगर भारत का अविभाज्य अंग है संसद के शब्दों में, तो सिर्फ दो लोगों के कारण है। एक व्यक्ति का नाम है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और दूसरे का नाम है पंडित नेहरू। और उसमें अगर परसेंटेज बांटूं मैं, हालांकि मैं मैथमेटिकल एनालिसिस में विश्वास नहीं करता, तो 75% योगदान सिर्फ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का है अगर भारत में कश्मीर है। और उस व्यक्ति के साथ इस तरह का हुआ और मीडिया ने शेख अब्दुल्ला के खिलाफ कैंपेन किया। एक अखबार को छोड़कर सारे के सारे लगभग अखबारों ने उनके खिलाफ विषबमन किया। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए प्रेस फ्रीडम का, किस तरह का प्रेस हमारा था। 1959 EMS नंबूदिरीपाद की सरकार केरला में बर्खास्त की गई। किन कारणों से की गई, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत रात है, रात होगी और अभी मित्र को घूमना है रात को। देखिए उस समय दो ही मुद्दे थे, एक तो लैंड रिफॉर्म्स बिल और दूसरा एजुकेशन बिल। ये दो बिल जो थे जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही थी, पहली दुनिया की निर्वाचित वामपंथी सरकार थी, और उस पर फिर मैं कहूंगा वही शब्द यूज करूंगा, जनतंत्र का सूर्योदय। तो मीडिया ने भी उस वक्त उसमें कुछ एक अखबारों को छोड़कर ब्रॉडली दिल्ली का मीडिया केरल की वामपंथी सरकार के बर्खास्त किए जाने के पक्ष में थी, क्योंकि गवर्नर से लेकर के और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उन दिनों मिसेस गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, वो पूरी एक लॉबिंग थी और उस लॉबी के तहत ये मोबिलाइज किया गया पूरे मीडिया को कि कैसे केरल में गृह युद्ध पैदा करने की कोशिश EMS नंबूदिरीपाद की सरकार कर रही है, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो कर रही है वो बहुत खतरनाक काम है। दूसरा कि एजुकेशन बिल, इससे जितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में, उनके सारे काम को ये नष्ट करने पर आमादा है। जबकि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन का जो काम था वो बहुत ही रेडिकल काम था, लेकिन इंडियन प्रेस ने इसको तवज्जो नहीं दी, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। ये दो उदाहरण मैंने दिया आपको। भारत में आजादी के तत्काल बाद जनतंत्र का सूर्योदय इसको कहते हैं। अब जनतंत्र के मध्याह्न को देख लीजिए।
मध्याह्न का मतलब दोपहर, जब जनतंत्र की दोपहरी हुई, उस वक्त कितने बड़े उस वक्त के उस दौर में अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए। हमने क्या देखा, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जब कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया, उस वक्त ब्रीफर्स जब खत्म किया गया, उस वक्त भी अगर इंडियन मीडिया के आप कवरेज को देखिए ब्रॉडली, तो आप पाएंगे कि उसका झुकाव देश के बड़े उद्योगपति, जो उस समय नेशनल बोर्जुआ लोग कहते थे कि राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग है, उसके पक्ष में झुका हुआ था। एक बड़ा हिस्सा यहां तक कि रियासतदारों के पक्ष में था, रियासतों के पक्ष में था, और कुल मिलाकर इंदिरा गांधी को काफी कोसा गया। ये उस वक्त का दौर है। इसके बाद अगर इमरजेंसी का दौर आता है, बहुत ही दिलचस्प। आजकल भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं श्री लालकृष्ण आडवाणी। मार्गदर्शक महोदय ने उस वक्त कहा था जब वो भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त तो पार्टी बदल गई, जनसंघ का मर्जर हुआ था जनता पार्टी में, और उस वक्त वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने थे। तब उनसे पूछा गया कि भाई आपको इमरजेंसी में प्रेस की भूमिका कैसी लगी, प्रेस फ्रीडम कैसी थी। उन्होंने कहा कि भाई प्रेस को कहा गया कि थोड़ा झुको, तो वो रेंगने लगा था केंचुए की तरह। ये मार्गदर्शक महोदय जो आज के हैं उन्होंने कहा था। अब मैं इस बात को देखता हूं बाद के दिनों में, अगर देखा जाए और 2-4 घटनाओं को आप देख लीजिए। उसके बाद जो घटनाएं घटी, पंजाब का कवरेज देख लीजिए। पंजाब के कवरेज में मैं हिंदी प्रेस के बारे में कह सकता हूं कि पंजाब का जो मामला था, उस समय पूरा का पूरा हिंदी प्रेस आमतौर पे मुझे उमतानी जी माफ करेंगे इस मुद्दे पर, वो हिंदू प्रेस में तब्दील हो गया था पूरी तरह लगभग। मेरे स्वयं के उन दिनों जो संपादक थे, बाद के दिनों में जो संपादक बने, मेरे पहले संपादक जीवन के राजेंद्र माथुर, जो एक बहुत ही कंसिस्टेंट डेमोक्रेट, मैंने बहुत ही एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका भी जो एटीट्यूड था, उनका भी जो सोच था, वो पूरी तरह पंजाब को हिंदूवादी नजरिए से देखने का था। उस वक्त जो है मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि एक आदमी जो अपने को नेहरूवादी कहता है, जनतांत्रिक कहता है, आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब एनालिसिस करते हैं तो मुझे लगता है हमें बहुत ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो बड़े बड़े दिग्गज, मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदी प्रेस या अंग्रेजी प्रेस के, वो भी कैसे सब्जेक्टिविटी के पूरे दलदल में डूब गए थे। तो ये इंडियन प्रेस का एक चेहरा रहा है और बहुत डोमिनेंट चेहरा रहा है। तीसरी बात, मैं अंत में आऊंगा कि ये क्यों रहा है। मेरा जो मकसद है ये सब डिटेल देने का, ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों रहा है। आप देखिए उसके बाद मंडल एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में, खासकर नॉर्थ इंडिया में। जब मंडल आया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के अधिकांश जो संपादक थे, उन्होंने मंडल कमीशन की 393 पेज की रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी, मेजर रिकमेंडेशंस तक नहीं पढ़ा था। और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादातर नेताओं ने भी नहीं पढ़ा था, और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को केवल आरक्षण का दस्तावेज मान लिया गया, जबकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश के सर्वोत्तम, अगर 10-20 सर्वोत्तम आईएएस अफसर चुने जाएं तो उनमें से एक सीनियर आईएएस अफसर ने ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे अहम रोल अदा किया था, जो मंडल कमीशन की सेक्रेटरी सदस्य थे, और वो छात्र जीवन में लेफ्ट मूवमेंट के साथ जुड़े थे। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा मिस्टर गिल, एसएस गिल, उनकी बात मैं कर रहा हूं, एमएस गिल नहीं, एसएस गिल, जो बाद में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी थे, बहुत सारी जगह सचिव थे। उन्होंने और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से लेकर के और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से इनपुट लिए गए थे उस रिपोर्ट में। और मैं समझता हूं कि एक सोशल साइंटिस्ट को भी, आप लोग यंग सोशल साइंटिस्ट हैं बहुत सारे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी जानी चाहिए। आज श्रीमान प्रधान सेवक कहते हैं कि स्किल इंडिया का भी बाकायदे एक सब चैप्टर, सब टाइटल है उसमें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में एक उसमें खाका है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। और माफ कीजिएगा, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई वो संविधान की, बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेता जो हैं, जो पिछड़े वर्ग से जुड़े इवन सोशल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पिछड़ों के लिए अम्बेडकर ने क्या किया, उन्होंने तो सिर्फ दलित और आदिवासियों के लिए किया।
लेकिन भारत के संविधान की आर्टिकल 340 अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि आर्टिकल 340 के जरिए जो संविधान सभा में बहुत मुश्किल के साथ भीमराव अंबेडकर ने पास कराई थी, पारित करवाई थी सर्वस्वीकृति के साथ, आर्टिकल 340 में ही ये व्यवस्था कर दी गई थी कि भारत में ओबीसी, उस समय कैटेगराइज नहीं किया गया था ये नाम दिया नहीं गया था, लेकिन ये तय था कि भारत में एससी एसटी के अलावा एक बड़ा समाज है जो पिछड़ा हुआ है, उसके लिए भी एफर्मेटिव एक्शन के प्रयास भविष्य में किए जाएंगे और इसके लिए कमीशन बनाया जाएगा। ये आर्टिकल 340 इंश्योर करती है भारत के संविधान की। इसी के तहत काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, लेकिन इंडियन प्रेस ने रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट काका कालेलकर पर भारतीय प्रेस की जो आप उसका रवैया देखेंगे आप ताजुब करेंगे। और काका कालेलकर ने शायद इन्हीं दबावों में आकर के एक बहुत ही बकवास किस्म की, बहुत ही खराब किस्म की रिपोर्ट दी जिससे कुछ भी नहीं हुआ। और अल्टीमेटली उस समय का जो पूरा निजाम था वो भी नहीं चाहता था कि इस पर कुछ हो, तब जाकर मंडल कमीशन का गठन हुआ। बाद के दिनों में भारी प्रेशर के बाद जब जनता पार्टी का वो आया, मिसेस गांधी के दौरान फिर वो रिपोर्ट सबमिट की गई और अल्टीमेटली वो आया। लेकिन इंडियन प्रेस ने मंडल के समय जिस तरह का एक वॉर फोबिया, एक तरह का गृह युद्ध जैसा दृश्य उपस्थित किया भारत के समाज में, और जिस तरह से एंटागोनिज्म बढ़ाया वर्गों में और समुदायों में, मैं समझता हूं कि अगर इंफॉर्मेशन के लेवल पर, सूचना के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर उसने काम किया होता तो भारत के शहरों और कस्बों में वो आग नहीं लगी होती जो मंडल कमीशन के दौरान लगी, और शांति के साथ, विचार के साथ, उदारता के साथ, सहिष्णुता के साथ संवाद हुआ होता। लेकिन समाज में आक्रामकता को बढ़ाने के लिए मैं समझता हूं कि इंडियन प्रेस भी जिम्मेदार है, बहुत सारे राजनेताओं की तरह। आज इंडियन टेलीविजन पैदा हुआ है, प्राइवेट चैनल्स जो इतनी भारी संख्या में है, जो सिर्फ आक्रमण की भाषा बोलते हैं, जो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन उस समय तो प्रिंट था, जिसको हम बहुत आज रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कंपैरेटिवली, जिसको हम बहुत सुसंगत मानते हैं, कंसिस्टेंट मानते हैं, लेकिन उसका भी एटीट्यूड क्या था आप ताजुब करेंगे। तो ये, लेकिन उसके तत्काल बाद जब कमंडल आया, मंडल के बाद, तब इंडियन प्रेस का एटीट्यूड कैसा बदला। जब मंडल के बाद कमंडल आया, कमंडल का मतलब अयोध्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस, जिस पृष्ठभूमि में हुई, जिस बड़े आंदोलन, तथाकथित आंदोलन के बाद हुआ, अभियान के बाद हुआ, शिला पूजन लंबे समय तक चला, उस दौरान उत्तर भारत का प्रेस, चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, वो पूरा का पूरा कमंडल में बह रहा था। ऐसा लगता था कि समूचा का समूचा इंडियन प्रेस कमंडल के अंदर शामिल हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बुनियादी समस्या इंडियन प्रेस की रही है वो हमेशा से रही है, आज वो बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंची है। तो ये कुछ उदाहरण मैं देना चाहता था आपको। इसके बाद भी आप देखिए, जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, आर्थिक सुधारों के दौरान सिर्फ पिंक प्रेस ने नहीं, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु सभी जगह के प्रेस में एक जुमला बहुत तेजी से उछला कि भारत में आर्थिक सुधारों को लेकर आम सहमति। याद कीजिए, आम सहमति है, ये बार बार जुमला उछलता था। मैं एक रिपोर्टर था नया नवभारत टाइम्स में, मैं बार बार सोचता था कि भाई आम सहमति कब बनी है, आखिर कब रिफरेंडम हुआ है भारत में, किस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के ये दर्ज किया है कि वो चुनाव जीतने के बाद ऐसे आर्थिक सुधार लाएगी जिसमें विनिवेशीकरण होगा, जिसमें लाभकारी उपक्रमों को भी बेचा जाएगा, जिसमें इस तरह की आर्थिक नीतियां बनेंगी कि नौकरियां जाएंगी लोगों की, जिसमें ऐसी स्थितियां बनाई जाएंगी कि देश में असमानता बढ़ेगी। ये कब किया गया? लेकिन इंडियन प्रेस की एक ही आवाज थी कि इस देश में आर्थिक सुधारों को लेकर आम सहमति है, लिबरलाइजेशन को लेकर सभी लोग सहमत हैं। इस तरह का झूठ इंडियन प्रेस ने भारत के मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के जनमानस में स्थापित करने में इंडियन रूलिंग क्लास को या इंडियन रूलिंग एलिट को भरपूर मदद दी। तो ये था। मैं दो उदाहरण और देकर अपनी बात बताऊंगा कि इसके पीछे मेरा कहने का इतना जो उदाहरण मैं दे रहा हूं, मेरा मकसद क्या है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने नियमगिरी जो उड़ीसा में है, वहां के 12 गांव के अंदर सर्वे का एक
जनमत संग्रह का रेफरेंडम का एक आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। भारत के जनतांत्रिक इतिहास में पहली घटना थी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश पर उड़ीसा के नियमगिरी के गांव में बाकायदा जनमत संग्रह कराया गया आदिवासियों के बीच कि भाई आप खनन चाहते हो या नहीं। एक स्वर से 12 गांव के लोगों ने कहा नो टू माइनिंग। और उसमें जितनी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व थी आप सब जानते हैं कि उनमें से ज्यादातर कंपनियां इस देश के ज्यादातर टेलीविजन चैनलों की स्पॉन्सर हैं, इंक्लूडिंग एनडीटीवी। एनडीटीवी के बहुत सारे कार्यक्रम को वेदांता जो है वो बाकायदे स्पॉन्सर करते हैं। तो मैं किसी एक चैनल का नाम ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर कोई कटाक्ष कर रहा हूं, ये हकीकत है। आज भारत के जो बड़े एडवर्टाइजर्स हैं वो कौन है? वेदांता। इसके अलावा बड़ी जो कंपनियां पब्लिक सेक्टर की कुछ हैं, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के बड़ी कंपनियां रिलायंस से लेकर, और एक बड़ा बाबा इस देश में पैदा हो गया है जिसका नाम रामदेव है, वो सभी जो भी आप देखते हैं किसी प्राइवेट चैनल पर, सभी की हेडलाइंस के एकमात्र जो स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं उनमें से ये लोग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि नियमगिरी, ये महज संजोग नहीं है कि नियमगिरी के 12 गांव के इस सर्वे को इंडियन प्रेस ने तवज्जो ही नहीं दी, और जिस चैनल ने वहां भेजा अपना करेस्पॉन्डेंट, एकमात्र चैनल ने, उसने भी बहुत पुअर कवरेज किया। इसके अलावा एक और घटना घटी उन दिनों जो बिल्कुल प्रेस में नहीं आई सिवाय मराठी के कुछ प्रेस में। रायगढ़ के एक आईएएस अधिकारी ने, जो उन दिनों कलेक्टर था रायगढ़ का महाराष्ट्र के, उसने वहां के SEZ के बारे में ऐसा ही एक जनमत संग्रह का आदेश अपने जिले की जनता में दिया। पूरी सरकार महाराष्ट्र की लग गई कि ये रेफरेंडम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो कलेक्टर था वो भी अपने ढंग का था। उसने कहा कि जब तक मैं कलेक्टर हूं तब तक ये रेफरेंडम होकर रहेगा, और रायगढ़ में रेफरेंडम हुआ, और इस देश के महापूंजीपति उनका SEZ था, जनता ने उसको खारिज कर दिया। SEZ कुछ वर्ष बाद स्क्रैप कर दिया गया। मैं उसी पूंजीपति के बारे में कह रहा हूं जो बंबई के बहुत ही सुंदर इलाके में पता नहीं कितने मंजिल की एक इमारत बनाया जिस पर जहाज भी उतर सकते हैं, लेकिन एक ओझा के कहने पर, एक बाबा के कहने पर उसमें सपरिवार उसने गृह प्रवेश ही नहीं किया, क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारे लिए बेटा अशुभ है। तो भारत का कारपोरेट जो है कितना आधुनिक है, कितना लिबरल है, इसका यह साक्षात उदाहरण है कि इस देश का महापूंजीपति, सबसे बड़ा उद्योगपति, सबसे बड़ा कारपोरेट किसी बाबा के कहने पर किसी घर में प्रवेश ही नहीं करता। तो भारत के पूंजीवाद के बारे में आप लोग यंग सोशल साइंटिस्ट हैं, मुझे लगता है कि नए ढंग से व्याख्या करनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल उस तरह नहीं जैसा आपके प्रोफेसर साहब को समझाते हैं। तो ये स्थिति है। अब मैं आपको बहुत संक्षेप में ये बताऊंगा कि ये उदाहरण देने का मेरा मकसद क्या था। मेरा मकसद ये था कि इंडियन प्रेस में ये जो समस्या है जनता से उसके अलगाव की और रूलिंग क्लास के पतनोन्मुख तबके के साथ जुड़ने की, ये कोई नई नहीं है। अंतर बस ये है कि पहले जो था वो एक कुल मिलाकर एक रूलिंग एलीट था, जो उसमें लिबरल्स भी थे, उसमें अपर कास्ट प्रोग्रेसिव भी थे, उनके इर्द गिर्द पूरा का पूरा मंडराता था ये प्रेस कवरेज। और बाद के दिनों में, हाल के दिनों में अब ये हुआ है कि कट्टर हिंदुत्व फोर्सेस कारपोरेट के साथ मिलकर ये सब कुछ चला रही हैं, और वो कोई स्पेस आपके लिए छोड़ना नहीं चाहती। पहले एक स्पेस थी जिसमें लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, हर तरह के लोग काम कर सकते थे, लेकिन आज वो ये चाहते हैं कि उनकी धुंधली चारों दिशाओं में बजती रहे और कोई ऐसा सवाल ना खड़ा करे। पहले सवाल खड़ा कर सकते थे थोड़ा बहुत, अब सवाल खड़ा करने की कोई स्थिति नहीं बची है। प्राइवेट चैनल्स अपने देश के वो कुल मिलाकर अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो वो पूरी तरह भजन मंडली में तब्दील हो गए हैं। जैसे भजन मंडली होती है, कीर्तन मंडली, तो भजन कर रहे हैं वो। और मैं समझता हूं कि एनडीटीवी के साथ, एनडीटीवी कोई ऐसा नहीं कर रहा था जो बहुत महान है, बहुत दिव्य है, बहुत अलौकिक है अपने देश के हिसाब से, लेकिन एनडीटीवी कम से कम भजन मंडली में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और यही उसकी खूबी है जिसकी वजह से उस पर यह गाज गिरी है। तो एनडीटीवी को मैं इसलिए खैर मकदम करता हूं कि उसने भजन मंडली में शामिल होने से इनकार किया था। कुछ एक कोशिशें की थी उसने भी। उसने, आपको याद होगा मिस्टर चिदम्बरम का बरखा दत्त ने जब इंटरव्यू किया तो ऑल ऑफ सडन वो इंटरव्यू एनडीटीवी के पर्दे पर नहीं आ सका था।
जबकि उसका विज्ञापन भी हुआ था। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं उसमें भी, लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज मौका अलग है, आज स्थितियां अलग हैं। और इंडियन प्रेस में मैं नहीं समझता कि कोई अचानक इस घटना से एक रेडिकल बदलाव आ जाएगा और भारत का प्रेस बहुत अपनी लड़ाई को बहुत सुसंगत ढंग से लड़ सकेगा। लेकिन हाँ, आवाम के साथ अगर उसका जुड़ाव होता है, और जब मैं आवाम कहता हूं तो बेसिक क्लासेस, तो मैं समझता हूं कि मीडिया को ताकत मिलेगी। लेकिन मीडिया के साथ बुनियादी समस्या यह है कि दिस इज और मीडिया इज अपर कास्ट डोमिनेटेड मीडिया, एलिट मीडिया है एक तरह से ऊपर से। भारत के प्राइवेट चैनलों की जो बात आप कहते हैं वो कौन लोग हैं, अगर उसके तमाम एडिटर्स की आप लिस्ट देखें, सोशियोलॉजिकल एक स्टडी करें। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं मीडिया स्टडीज में एक रिसर्च इस बात पर होती है कि भारत के प्राइवेट टीवी चैनलों के एडिटर्स का सामाजिक क्या पृष्ठभूमि है, वो किस क्लास से आए हैं, किस कास्ट से आए हैं, क्या सोच कर आए हैं, कौन लोग हैं, उनकी अपने बारे में, समाज के बारे में क्या नजरिया उनका है। आप पाएंगे कुछ एक क्षेत्रों के लोग हैं, कुछ एक वर्णों के लोग हैं, कुछ एक जातियों के लोग हैं, और जिस तरह उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग हैं, वो उसी तरह सोचते हैं। वे तमाम उनके परिवार के लोग जो कल कांग्रेस के वोटर थे आज बीजेपी के वोटर बन गए हैं। ये फर्क पड़ा है। जिस तरह भारत के नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली जो अपर कास्ट का बड़ा तबका है, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर था, जिस तरह वो बीजेपी का वोटर बन गया है बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी बड़े बदलाव के, ठीक वैसे ही ये जो मीडिया के अंदर जो झुकाव आपको दिखता है वो सरेंडर कर दिया। उसको सरेंडर करने में कोई नैतिक दुविधा नहीं रही है। जिस तरह यूरोप के देशों में या इवन लैटिन अमेरिका में जिस तरह के हालात हैं वो भी स्थितियां नहीं रही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भारत के प्रेस को अगर सचमुच आज़ादी और सचमुच मुकम्मल एक ढंग की लोकतांत्रिकता देनी है तो भारत के समाज में लोकतंत्र की लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा। और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के मास ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ के जन संगठन सभी मिलकर करेंगे, क्योंकि भारत में प्रेस की आज़ादी अलग ढंग से नहीं अचीव की जा सकती है। ये लोकतंत्र की लड़ाई है और लोकतंत्र को की बुनियाद मजबूत किए ये संभव नहीं होगी। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।